नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र व्यंजन। इन डेप्थ में आपका स्वागत है। इन डेप्थ जनचौक का वह कार्यक्रम है जिसमें हम उन सवालों की गहराई में जाने की कोशिश करते हैं जिनसे इस समय दुनिया उलझी हुई है। दुनिया जिन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में लगी हुई है, हम उनके उत्तर, उनके आंसर इस सवाल में ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज हम इस जो सवाल लेकर यहाँ आपके सामने आए हैं, वो सवाल है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का। आज दुनिया भर में यह बात चर्चा में है कि लोकतंत्र खतरे में है। अपने देश यानी भारत में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक, जो लोकतांत्रिक कायदे रहे हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स रहे हैं, उनका उल्लंघन बढ़ता जा रहा है। ऐसी शिकायतें लोगों की हैं, समाज के एक बड़े सेगमेंट की ये शिकायत है। लेकिन गौरतलब बात यह है कि ये शिकायत सिर्फ भारत में नहीं है। आप वो तमाम देश जो अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं, जो अपने को अपनी व्यवस्था के लोकतांत्रिक होने का दावा कर उस पर फख्र करते रहे हैं, उन तमाम देशों में आज ये कहानी है, ये शिकायत है कि लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। चाहे आप अमेरिका में से चलें, आप यूरोप में चलें, भारत में चलें, जो तीसरी दुनिया के और दूसरे देश हैं जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया, उन सब जगह से लगभग एक जैसी ही कहानियाँ हम लोगों को सुनने को मिलती हैं। अमेरिका में जब राष्ट्रपति जो बाइडेन पावर में आए, सत्ता में आए, तो वो इसी नैरेटिव के साथ में आए कि इनके पहले के जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो एक इस ढंग से देश का शासन चला रहे थे जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा था। और जो बाइडेन ने इसे अपना एक चुनावी मुद्दा बनाया था कि वो जब आएंगे तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, और अपनी इसी सोच के तहत वो अब तक अपने शासनकाल का उनका लगभग 3.25 साल जो गुजरा है, इस 3.25 साल में वो 2 बार एक ग्लोबल डेमोक्रेसी समिट, वैश्विक लोकतांत्रिक सम्मेलन का आयोजन कर चुके हैं। उसका लेकर बहुत शिकायतें हैं, उसको लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं, उसको लेकर कि उसमें उन्होंने जिन नेताओं को बुलाया वो कितने लोकतांत्रिक हैं, ये तमाम बातें हैं। लेकिन इन सभी बातों से जो चीज़ स्थापित होती है, जो बात साबित होती है या एस्टैब्लिश होती है, वो ये है कि दुनिया में लोकतंत्र, जिसे लोकतंत्र कहा जाता है बोलचाल की भाषा में, क्योंकि वो लोकतंत्र है या नहीं, क्या वही असली लोकतंत्र है या लोकतंत्र के दूसरे रूप भी हैं, ये सारी बहसें काफ़ी लंबे समय से दुनिया में चलती रही हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो पश्चिमी ढंग का लोकतंत्र है, जिसमें एक ख़ास समय पे चुनाव होते हैं, जहाँ पर जो सत्ता जो है वो कई अंगों में विभाजित होती है। एक अंग, जैसे कि एक अंग पार्लियामेंट है, एक अंग जुडिशियरी है, एक सरकार है, ये एक दूसरे को जिसको कि चेक एंड बैलेंस कहते हैं, यानी एक दूसरे को वो संतुलन में रखती हैं ये जो बॉडीज़ हैं। इसके अलावा कई ऐसी दूसरी संस्थाएं होती हैं, चुनाव आयोग जैसी, जिनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो किसी की भी सत्ता को निरंकुश न होने दें। ये मोटे तौर पर जिन देशों में ये व्यवस्था है, उन देशों को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। लेकिन इन्हीं देशों में जहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं रही हैं, वहाँ के बारे में ये शिकायतें बढ़ती चली गई हैं कि वहाँ पर इन कायदों का पालन नहीं हो रहा है, और लोग अधिक से अधिक उन पार्टियों या नेताओं की तरफ जाने लगे हैं इस तरह की व्यवस्था में जिनकी आस्था नहीं है। जब 2016 के चुनाव में जो बाइडेन चुनाव जीत गए, हालांकि उसके पहले ऐसे कुछ नेता सत्ता में आ चुके थे। फिलीपींस में ऐसा हो चुका था, और बहुत से लोगों की ये राय है कि भारत में भी ऐसा हो चुका था। ऐसे नेता सत्ता में आ चुके थे जिन्हें पश्चिमी पॉलिटिकल साइंस, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो पॉपुलिस्ट कहते हैं। पॉपुलिस्ट क्यों? क्योंकि वो चेक एंड बैलेंस को नहीं मानते हैं, वो पूरी सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं। कोट एंड कोट अगर हम लोग कहें कि लोकतांत्रिक जो कायदे हैं उनका उल्लंघन करते हैं। और इन नेताओं के बारे में एक शिकायत यह भी है कि ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, जो राजनीतिक अपना प्रचार अभियान चलाते हैं,
उसमें सच का उल्लंघन करते हैं। ये एक बनावटी कहानी के आधार पर लोगों को ऐसी बातें बताते हैं जो यथार्थ नहीं है। और इसीलिए तब उस समय दुनिया में एक ये नैरेटिव चला कि ये पोस्ट ट्रुथ युग के नेता हैं, यानी सत्य इनके लिए मायने नहीं रखता है। और उस साल 2016 में जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, जो हर साल के आखिर में एक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर, यानी जो साल में सबसे ज़्यादा प्रचलित शब्द होता है, उसका ऐलान करता है कि ये वर्ड ऑफ द ईयर है, तो उसने वर्ड ऑफ द ईयर पोस्ट ट्रुथ शब्द को घोषित किया। तो ये पोस्ट ट्रुथ का ज़माने के रूप में इसको पश्चिमी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने बताया कि ये जो लीडर्स हैं, इन्होंने ये एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी दुनिया को बताते हैं जो सच्चाई नहीं है। यानी अगर आपकी जो सामाजिक समस्याएं हैं तो वो उसको यह बता सकते हैं कि ये समस्या नहीं है, ये तो हमारी उपलब्धि। तो ये बातें दुनिया में आई हैं और इसकी वजह से यह शिकायत गहराती चली गई है कि दुनिया का डेमोक्रेसी खतरे में है। हम लोग अगर थोड़ा यूरोप में नज़र डालें तो यूरोप में एक के बाद दूसरे देश में ऐसे नेताओं और ऐसी पार्टियों का उदय हुआ है, उभार हुआ है, जिनको वहाँ के लोग फार राइट यानी ध्रुव दक्षिणपंथी कहते हैं। ये लोग पॉलिटिकल नैरेटिव बनाते हैं विदेशियों के लिए द्वेष फैलाकर, जो अपने समाज के भीतर जो बाहर से आकर जो लोग रह रहे हैं या जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके खिलाफ वैमनस्य यानी दुश्मनी का भाव वो फैलाते हैं बहुसंख्यक समुदाय में या एक बड़े समुदाय में, और उससे जो एक इमोशनल, एक भावनात्मक माहौल जो बनता है, उसका वो राजनीतिक फ़ायदा उठाते हैं। इटली में तो बाकायदा वैसी गियोर्गिया मेलोनी प्राइम मिनिस्टर आज हैं, जो अपने को एक समय नियो फासिस्ट कहती थी, नौ फांसीवादी अपने को कहती थी, वो आज प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। आप फ्रांस में गौर कर लें, जर्मनी में, जहाँ पर कि नाजीवाद के कारण जिसे बहुत नुकसान झेलना पड़ा था और जहाँ नाजी विचारधारा रखने को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, वहाँ भी आज एक नियो नाजी पार्टी AFD अल्टरनेटिव फॉर ड्यूटलैंड, उसका तेज़ी से उदय हो रहा है। और यह बात हम लोग बहुत से अन्य देशों में भी देख सकते हैं। स्पेन में देख सकते हैं जहाँ वॉक्स का उदय हुआ है, और अमेरिका में तो जो ऐसा लगता है कि जो रिपब्लिकन पार्टी है उसमें कौन लीडर कितना ज़्यादा फार राइट होगा, इसकी होड़ चल रही है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रेंड शुरू किया था, उस ट्रेंड को आगे बढ़ाने वाले लीडर्स, जिसमें विवेक रामास्वामी से लेकर डी सैंटिस जो हैं, जो फ्लोरिडा राज्य के गवर्नर हैं, वो इन सब में एक होड़ चल रही है। तो सवाल ये आता है कि आखिर ये क्यों हुआ। प्रश्न यह है कि ये जो देश, खासकर पश्चिमी देश, अपने को डेमोक्रेटिक बताते थे और वो ये कहते थे कि यही सबसे अच्छी व्यवस्था है शासन की। ये वो व्यवस्था है जो सहमति से चलती है, जिसमें मतदाता रैशनल चॉइस करते हैं, विवेक के आधार पर वो चुनते हैं कि उस समय कौन सी पार्टी, कौन सा लीडर उस देश के ज़्यादा भलाई करने की स्थिति में है, उसको वो वोट देते हैं। और वो जो भी पार्टी या नेता सत्ता में आता है, उसके ऊपर एक नियंत्रण होता है, वो मनमाने ढंग से शासन नहीं कर सकते। आम सहमति से ऐसी नीतियाँ बनाई जाती हैं जो नीतियाँ सबके फ़ायदे में होती हैं। आखिर जो यह दावा था, ये दावा आज क्यों हर देश में गलत साबित होता हुआ दिख रहा है। और जाहिर है कि हम लोग जब ये जो वैश्विक बातें कर रहे हैं, उसका जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है, यानी जो तात्कालिक संदर्भ हमारे सामने है, वो अपने देश का है। हम अपने देश में जो कुछ हो रहा है, यानी भारत में जो हो रहा है इस समय, पिछले कई सालों से हो रहा है, उसका क्या समय सीमा हम लोग निर्धारित करें, कहना मुश्किल है। लेकिन मोटे तौर पर पिछले 9 साल से हम लोग ये बातें करते हैं कि पिछले 9 साल से, जब से मौजूदा सरकार सत्ता में आई है, तब से जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, इसका उल्लंघन बढ़ा है। और इसके बारे में बहुत सारी ऐसे तथ्य बताए जाते हैं कि जो वैश्विक संस्थाएं हैं, वीडेम है, फ्रीडम हाउस है, जो डेमोक्रेसी को इंडेक्स बनाती हैं डेमोक्रेसी का, उसमें भारत का दर्जा गिरता चला गया है। प्रेस फ्रीडम में भारत का दर्जा गिर गया है। जो एक ओपन सोसाइटी के जो इंडेक्सेस होते हैं, उसमें भारत का दर्जा गिर गया है।
हम लोग इस प्रोसेस, इस फेनोमेना को समझने की कोशिश में हम लोग ये समझने की ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, या ये हम लोगों को नज़र आ रही है बात कि ऐसा सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है। यह जो लोकतंत्र की समस्या खड़ी हुई है, ये एक वैश्विक परिघटना के रूप में हम लोगों को दिखती है। और इसलिए जो दुनिया के लोकतांत्रिक देश हैं, बाकी जिन देशों को, जैसे पश्चिम के जो बाइडेन ने ये कहा कि इस समय दुनिया में जो मुख्य टकराव है वो लोकतंत्र और तानाशाही के बीच में है। तानाशाही से जब वो कहते हैं तो उनका मतलब रूस या चीन जैसे देशों से होता है। हालांकि चीन का एक अपना, जो कम्युनिस्ट देश होते हैं उनका अपना नैरेटिव होता है और वो क्लेम करते हैं कि उनकी वो रियल डेमोक्रेसी है। लेकिन आज हम लोग उस बहस में नहीं जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ यह डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो देश अपने को लोकतांत्रिक कहते रहे हैं उनके यहाँ लोकतंत्र आज खतरे में पड़ा क्यों दिख रहा है। क्या इसकी कोई एक खास समाज में वजह है, या वो वजहें एक कुछ खास जिसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं, जो एक राजनीति की जो अर्थव्यवस्था होती है, उसका जो अर्थशास्त्र होता है उसमें छिपी हुई है। क्योंकि यह जो लोकतंत्र है, ये जो डेमोक्रेसी है, ये कोई दुनिया में बहुत बहुत पुरानी बात नहीं है। अगर हम लोग लोकतंत्र के इतिहास पे गौर करना चाहें तो ये कहानी बमुश्किल 100 साल पीछे जाती है। वैसे कहने को कहा जाता है ब्रिटेन में सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका, उसके बाद पहला ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री बना 1791 में, वहाँ पर नया संविधान लागू किया गया, तो वो ऐसा पहला लोकतांत्रिक देश बना जिसके जो लिखित संविधान से चलने वाला देश था। क्योंकि ब्रिटेन में जो व्यवस्था है वो अलिखित संविधान, यानी वो लिखित संविधान लिखा हुआ नहीं है, वो कन्वेंशनल जो परंपरा स्थापित हुई है उसके हिसाब से वो चलने वाला देश है। ये बातें कही जाती हैं, लेकिन अगर हम लोग डेमोक्रेसी के पैमाने पर देखें तो ये कहानी उतनी पुरानी नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में तो 1965 तक ब्लैक्स को वोटिंग राइट नहीं था। जो काले समुदाय हैं, काले ब्लैक कम्युनिटी जिनको कहते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन जिनको कहा जाता है, उनके वोटिंग के रास्ते में बहुत सारी कानूनी अड़चनें थीं। वो कानूनी अड़चनें 1965 में वोटिंग राइट्स एक्ट के तहत ख़त्म की गई। तो अगर सबको वोट का ही अधिकार नहीं था तो फिर उस व्यवस्था को किस रूप में कहा जाएगा कि वो डेमोक्रेसी है। अगर हम लोग ब्रिटेन की भी बात करें तो वहाँ महिलाओं को जो मताधिकार मिला वो 1920 के दशक में मिला, और 1896 के पहले तो दुनिया के किसी भी देश में महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं मिला हुआ था। तो अगर हम लोग एक क्राइटेरिया को अपना लें, एक परिभाषा अपना लें कि वो देश लोकतांत्रिक है जहाँ एक खास उम्र के बाद सभी को बिना जाति, धर्म, लिंग का ख्याल किए मताधिकार मिला हुआ हो, अगर इस परिभाषा के आधार पर हम लोग देखें तो दुनिया में लोकतंत्र की कहानी 100 साल, 110 साल इससे पुरानी नहीं जाती है। तो ये कहानी बहुत छोटी है। ये जो अगर मानवता का पूरा इतिहास देखें हज़ारों साल का, तो उसमें 100-125 साल की कहानी कोई बहुत, उसको एक हम लोग छोटी कहानी ही कहेंगे। तो अब ये जो कहानी है, ये जो डेमोक्रेसी का दौर है, इस डेमोक्रेसी के दौर में आखिर क्या हुआ जिससे वो डेमोक्रेटिक सिस्टम एक समय में पॉपुलर हुआ, लोगों का उसको समर्थन मिला, और आज लोग क्यों ऐसे नेताओं को पसंद कर रहे हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में शायद जिनकी आस्था ना हो, या अगर आस्था है भी तो उनके लोकतंत्र की समझ अलग है, उनकी परिभाषा अलग है। इस बात को अगर हम लोग समझ लें तो हम लोग तभी इस समस्या की जड़ में जा सकते हैं, और जब हम लोग जड़ में जाएंगे तभी हम उसके समाधान पे बात कर सकते हैं। क्योंकि जब तक बीमारी की पहचान नहीं होती है कि बीमारी असल में है क्या, तब तक उसका इलाज नहीं ढूंढा जा सकता है। तो बीमारी को समझने के लिए यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जिसको लोकतंत्र कहा जाता है, जिसमें कुछ अधिकार लिखे गए होते हैं, उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, उनकी राजनीतिक अर्थशास्त्र दुनिया में क्या रहा है। आप यह जो चाहे अगर हम लोग 1920 को एक हम लोग डिवाइडिंग लाइन मान सकते हैं, इसलिए कि ज़्यादातर देशों में उसके बाद ही महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले, उनको मताधिकार मिला। 1920 के ठीक पहले क्या हुआ था, इसलिए ये बात गौर करना ज़रूरी हो जाता है। 1917 में
सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी, सोशलिस्ट क्रांति वहाँ पर हुई थी। सोवियत यूनियन में महिलाओं को एक झटके में सारे अधिकार दिए गए थे और सोवियत यूनियन ने एक ऐसा सिस्टम बनाने का दावा किया या एक सपना जगाया जो जहाँ पर वर्किंग क्लास, जो मजदूर हैं, किसान हैं, वो उनका राज होगा और इस तर्क के आधार पर सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी लेजिटिमेसी पाने की कोशिश की और इस बात ने दुनिया भर में जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनकी आकांक्षाओं को, उनके सपनों को जगा दिया। और तब हम लोग देखते हैं कि दुनिया भर में ट्रेड यूनियन, जो सोशलिस्ट पार्टियां, ये पार्टियां बनती चली गईं और इन्होंने कुछ खास डिमांड रखे और इस परिघटना ने दुनिया भर के शासक वर्ग में एक खास तरह का डर पैदा किया। नतीजा हुआ कि उन शासक वर्गों ने, और ये बातें इतिहास में डॉक्यूमेंटेड हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। इस समय शायद हम लोगों के पास बहुत विस्तार में जाने का वक्त न हो, लेकिन ये बातें जो उन्हीं देशों में जैसे अमेरिका है या यूरोप के जो हिस्टोरियंस हैं, वहाँ के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वहाँ के जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इन फिनोमिना का स्टडी किया है कि उस समय यह हुआ कि उस समय इस नई विश्व परिस्थिति के भीतर वर्किंग क्लास, किसानों के अधिकार, इनको सुरक्षित करने, इनकी जो मेहनत है उसका अधिक से अधिक उनको उसका जो पारिश्रमिक देने, ये सारी चीज़ें दुनिया में एक ग्लोबल नॉर्म बन गई। और जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो होड़ छिड़ी कि दो तरह की व्यवस्थाएं थी, एक व्यवस्था जो सोवियत यूनियन की थी, जो कम्युनिस्ट थी, और उस समय चीन में भी तो अभी क्रांति हुई ही थी, और दूसरी जो थी कि जो देश अपने को लोकतांत्रिक कहते थे। तो इसमें एक क्राइटेरिया था कि कौन सा देश अपनी जनता के जीवन स्तर को बेहतर ढंग से सुधार सकता है। उसमें पश्चिमी देशों का यह दावा था कि वो आज़ादी भी देते हैं, वो लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार भी देते हैं, और उसके साथ साथ वो लोगों के जीवन स्तर को भी ऊपर ले जा रहे हैं। ऐसी नीतियों को वो लागू कर रहे थे। ये बातें, सारी बातें 1920 के बाद हम होते हुए देखते हैं। लेकिन ये चीज़ आगे चली। 1980 आते आते ये जो एक वैचारिक होड़ थी कि डेमोक्रेसी और जो कम्युनिस्ट सिस्टम था, उसमें ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री थे ये भारी पड़ने लगे। और जब सोवियत यूनियन 1991 में ख़त्म हो गया तो इनके बुद्धिजीवियों ने ये घोषणा कर दी कि यह जो लोकतांत्रिक कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी, इन दोनों की अंतिम जीत हो गई है। लेकिन इसके बाद वह जो प्रक्रिया थी जिसमें जो कामकाजी लोग थे, उनके जीवन स्तर को ऊंचे ले जाने की बात भी छूट गई, क्योंकि इन सभी समाजों का जो शासक वर्ग है वो निर्भय हो गया कि अब जो वो कम्युनिज्म का जो खतरा दिमाग पे मंडरा रहा था, वो खतरा, वो बादल छट चुका है। तो एक बार फिर से जो वर्किंग क्लास है उसको डिस्पोजेस करने की पॉलिसीज को आगे बढ़ाया गया। जैसे कि अमेरिका में ये जो ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की जो नीति है, जिसको हम लोग मोटे तौर पर नव उदारवाद या न्यू लिबरलिज्म कहते हैं, इसके तहत वहाँ के जो पूंजीपति थे वो अपने कारखाने उन देशों में ले जाने लगे जहाँ उनको सस्ती मजदूरी मिल सकती थी, और उसमें सबसे ज़्यादा जो उनको मुफीद माफिक देश लगा वो चीन था। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा हुआ कि अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ी। उसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका में लोगों का जीवन स्तर गिरने लगा। और यह जो कि अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि पिछले 50 साल से अमेरिका में जो वहाँ का वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास है, उसकी वास्तविक आमदनी नहीं बढ़ी है। वास्तविक आमदनी का मतलब होता है कि आपकी आमदनी, जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, अगर महंगाई के अनुपात में ही आपकी आमदनी बढ़ती है तो वो आपकी वास्तविक आमदनी नहीं बढ़ती है, क्योंकि उससे आपके कंजम्पशन की क्षमता नहीं बढ़ती है। तो वास्तविक आमदनी नहीं बढ़ी है। 2007 के बाद अमेरिका में न्यूनतम जो मजदूरी होती है, मिनिमम वेज का सुधार नहीं हुआ है। हम लोग अमेरिका को एक टेस्ट केस के रूप में ले रहे हैं। जो अमेरिका में हुआ है वही यूरोप में हुआ है और वही दूसरे देशों में हुआ है। हम अपने देश में भी देख सकते हैं कि कैसे 1991 के बाद जब ये नई नीति, डॉक्टर मनमोहन सिंह और वो वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, तब ये लागू की गई
उसके बाद समाज में किस तरह गैर बराबरी बढ़ी, किस तरह आम आदमी का जो जीवन स्तर है वो वास्तव में नीचे गया। ये क्लेम किया जाता है कि गरीबी में ज़्यादा लोग बाहर आ गए, लेकिन अगर लोगों को जो चीज़ें पहले पब्लिक सेक्टर में मिल जाती थी, एजुकेशन, हेल्थ, जो ट्रांसपोर्ट, सस्ता ट्रांसपोर्ट, वो सारी चीज़ें उनकी पहुंच से बाहर होती गईं और उसमें अगर उनकी आमदनी बढ़ी तो वास्तविक आय उनकी घटती चली गई। इस प्रक्रिया को समझे बिना हम आज लोकतंत्र पर जो खतरा आया है उस खतरे को नहीं समझ सकते। क्योंकि यह जो चीज़, जब लोग डिस्पोजेस होते हैं, उनका अधिकार उनसे छिन जाता है, जब उनका जीवन स्तर नीचे जाता है, तो वो सिस्टम में विश्वास नहीं करते हैं। उनको यह बात नहीं लगती है कि सिस्टम से उनका कोई भला हो सकता है। और वह समय वैसे नेताओं के लिए सबसे अनुकूल होता है जो नफरत फैलाकर, जो भावनात्मक मुद्दों को सामने लाकर अपने लिए समर्थन जुटा लेते हैं। और ऐसे नेताओं को शासक वर्ग भी उनकी मदद करता है या उनको बढ़ावा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि बहस असली मुद्दों पर, रोजी रोटी रोजगार के मुद्दों पर आ जाए। तो ये सारा फिनोमिना, ये सारी प्रक्रियाएं दुनिया भर में हम लोग होते देख रहे हैं। अब अगर हम लोगों को किसी समस्या के समाधान की तरफ जाना है और अगर ये समस्या की वजह है, तो दुनिया भर में जो लोग लोकतंत्र के संकट में पड़ने से चिंतित हैं, उन्हें यह सोचना पड़ेगा कि क्या इस प्रक्रिया को बिना पलटे, क्या बिना ऐसी अर्थव्यवस्था को अपनाए जिससे आम लोगों का जीवन स्तर उठे, जिससे आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान हो, जिससे उन्हें बच्चे के जन्म लेने के साथ ही उसकी पढ़ाई कैसे होगी इस चिंता में न डूबना पड़े, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जहाँ पर उसकी पढ़ाई की गारंटी हो, बीमार पड़ने पर हम कहाँ जाएंगे ये चिंता उनको ना करनी पड़े, ऐसी आर्थिक नीतियाँ हों जिसमें लाखों लाख रोजगार पैदा हों, बिना इस सवाल को सोचे हुए क्या लोकतंत्र को सिर्फ इस आधार पर सोचा जा सकता है कि किसी देश में डोनाल्ड ट्रंप, किसी देश में गियोर्गिया मेलोनी या मेरी ली पेन या नरेंद्र मोदी, इन लीडर्स के आ जाने से लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। यह और क्या इन लीडर्स को अगर चुनावों में परास्त कर दिया जाए तो लोकतंत्र बच जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारी समझ है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो रूलिंग क्लास है, जिसके हाथ में सत्ता है, जिसने मोनोपोली कायम कर लिया है अपनी अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स में, वो अगर एक नेता जाएगा तो वो दूसरे वैसे नेता को प्रोजेक्ट कर देगा और लोकतंत्र की जो समस्याएं हैं वो वैसी बनी रहेंगी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समस्या के, इस संकट के इस पहलू पर कोई चर्चा नहीं होती है। केवल कुछ इंडेक्स बताकर कहा जाता है कि हम इस इंडेक्स में गिर गए, हम उस इंडेक्स में गिर गए। अगर आप हंगर इंडेक्स में गिरेंगे तो आप डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी गिरेंगे, यह तय मानकर चलना चाहिए। और हंगर इंडेक्स में आप इसलिए गिरेंगे क्योंकि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी हैं जिसमें आम लोगों का जो जरूरी पोषण नहीं होता है। तो इन दोनों चीज़ों को बिना जोड़े, इन पूरी समस्या को इस पूरे समग्रता में देखे बगैर लोकतंत्र के संकट की बात करना, लोकतंत्र पर चिंता जताना एक अधूरी बात है। और इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए अधिक से अधिक कि हम लोग इस समस्या को एक वैश्विक परिदृश्य में, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखते हुए इसके जो मूल, इसकी जो जड़ है, उस जड़ तक जाएं और उस जड़ को कैसे ख़त्म किया जाए, किन नीतियों से ख़त्म किया जाए, उन नीतियों पर बहस शुरू की जाए, उसके लिए पॉलिटिक्स को ऑर्गेनाइज किया जाए। इसके बिना इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा। तो आज इन डेप्थ में बस इतना ही। हम फिर आपके सामने आएंगे इसी तरह किसी एक और सवाल को लेकर जिससे इस समय दुनिया उलझी हुई है, उसका जवाब खोजने की कोशिश में। आज इतना ही। नमस्कार। साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद।